जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 का जो 15 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन को जो है कि हम एनालिसिस करेंगे, यानी उसके आंसर की बताएंगे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। और जो 16 तारीख को देने वाले हैं जो दोस्त पेपर, वो भी इस पेपर को देख लें। फर्स्ट मीटिंग की हमने ऑलरेडी आंसर की डाल दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। और ये देख लें कि पेपर का ट्रेंड क्या है, तो जो भी समय लगे एक आध घंटा जो पढ़ने का, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। जो है कि पहला प्रश्न इसका पूछा गया कि पंचतंत्र की जो कथा लिखी है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो पहले का सी हो जाएगा, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। वहीं दूसरा पूछ लिया कि गौतम बुद्ध के द्वारा जो सारनाथ में पहला उपदेश दिया गया उसका क्या नाम था। दूसरे का है धर्मचक्र प्रवर्तन जो है कि दिया गया था। तीसरा प्रश्न है हरिसेन के शासक जो हरिसेन थे वो किस शासक के दरबारी कवि थे। तो तीसरे का ए हो जाएगा समुद्रगुप्त, वो समुद्रगुप्त के दरबार में दरबारी कवि थे। चौथा प्रश्न है जजिया कर फिर से कौन से मुगल शासक ने लगाया था। तो औरंगजेब ने जो है कि अपनी कट्टरता को दिखाने के लिए, यानी कि वो कुरान के माध्यम से, शरीयत के माध्यम से नियम चलाता है, शासन चलाता है, इसलिए उसने दोबारा पुनः जजिया को लगाया। तो 4 का ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है कि अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में क्या माना जाता है महत्वपूर्ण। तो 5 का ए, रेलवे को जो है कि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है योगदान के रूप में। प्रश्न संख्या 6, 1857 के विद्रोह का क्या परिणाम था। तो 1857 के विद्रोह का परिणाम 6 का डी ऑप्शन हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन यानी कि महारानी को जो है कि सौंप दी गई थी 1858 के एक्ट के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है 1930 में जो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था दांडी से नमक मार्च के लिए, तो क्यों किया गया था, उसके कारण क्या थे। तो हो क्या रहा था कि 7 का ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि उस समय लॉर्ड इरविन यहाँ के गवर्नर थे। गांधी जी ने उन्हें 11 सूत्र की एक मांग दी थी कि जिसको पूरा कर लें। अगर वो नहीं मानते हैं इरविन साहब यानी कि गवर्नर, तो गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेंगे। और ऐसा ही हुआ, इरविन ने जो है कि इनको नकार दिया कि हम ये कोई भी मांगे नहीं मानेंगे। और फिर गांधी जी ने जो है कि 1930 में फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल। यहाँ ध्यान देना कि भारतीय पूछा जा रहा है, तो 8 का बी, सी राजगोपालाचारी थे जो है कि। अगला प्रश्न है किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया। तो ये भी भारत सरकार अधिनियम 1935, 9 का डी। और इससे जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर पूछा गया था उसमें ये पूछा गया था बम्बई से सिंध को किस अधिनियम के द्वारा अलग किया गया। तो इस अधिनियम को एक बार रिवाइज कर लीजिए। जो 16 तारीख को पेपर देने वाले हैं कल जो छात्र, उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है यहाँ से एक प्रश्न। प्रश्न संख्या 10 की बात करेंगे तो भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए का गठन किसने किया था। कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने नहीं, कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। 10 का बी, सबसे पहले इन्होंने किया था। 11 में पूछा रहा कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय। अंतःस्थलीय का मतलब होता है जो चारों तरफ जो है कि स्थल खंड से जुड़ा होता है, यानी स्थल खंड से घिरा होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 11 का बी, कैस्पियन सागर जो है कि आपके जो तान वाले देश होते हैं, मध्य एशियाई देश, उनके बीच में ये घिरा हुआ है जो है कि। तो कैस्पियन सागर इसका सही जवाब हो जाएगा, 11 का बी। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं हम। सामान्य वर्षा में अचानक अगर वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार बारिश होती है तो इसे क्या कहा जाता है। तो कहते हैं कि मानसून का प्रस्फोटन, यानी कि मानसून का फटना, जो बहुत तेज़ी से बारिश होती है। तो 12 का बी हो जाएगा। क्या हो गया, 12 का बी। अगला प्रश्न है 13 प्रश्न है कि जीएमटी की फुल फॉर्म, यानी ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि जो प्रधान मध्याह्न जो टाइमिंग होती है जो हमारे ब्रिटेन में है, तो वहाँ से भारत का जो 5.5 घंटे आगे टाइम है, इसका प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में और इसमें पूछ लिया उसकी फुल फॉर्म। तो 13 का हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा, ग्रीनविच मीन टाइम। अगला प्रश्न है 14, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों को वार्षिक संख्या में किस नाम से जाना जाता है। तो उसको हम TFR कहते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट। बी हो जाएगा 14 का बी। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं कि सागौन के जंगल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। तो ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, 15 का ए। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगर हम पूछा जा रहा है योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग जो है कि समाप्त कब हुई, 2014 में, जब 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो इससे पहले जो योजना आयोग चला आ रहा था नेहरू जी के गवर्नमेंट से, तो उसके अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। तो 16 का डी हो जाएगा, मोंटेक सिंह अहलुवालिया। अगला प्रश्न देखते हैं 17 है कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है, यानी कि सबसे अधिक अगर हम जीडीपी में योगदान करेंगे तब तो सर्विस सेक्टर को देखेंगे, तृतीय सेक्टर को। और अगर हम बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर, यानी कि किस में सबसे अधिक रोजगार दिया जा रहा है, तो प्राथमिक सेक्टर यानी कि कृषि से संबंधित बहुत अधिक लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए 17 का हो जाएगा डी ऑप्शन। इसके बाद 18 की बात करेंगे
तो किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया? तो पंजाब हरियाणा जो पश्चिमी यूपी या यूँ कहें कि उत्तर भारत का क्षेत्र था, तो वहाँ से हरित क्रांति को शुरू किया गया। तो 18 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया 1969 में प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था कितने? तो उस समय इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, जिस समय 14 राष्ट्रीय बैंकों का मतलब 14 जो प्राइवेट बैंक थे उनको राष्ट्रीयकरण किया गया, और उसका छठी पंचवर्षीय योजना में फिर इंदिरा गांधी ने 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा सी, 14 हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 20 जो है 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद किस उद्योग को विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया? सार्वजनिक क्षेत्र मतलब गवर्नमेंट के लिए रिजर्व रखा गया। तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन। देखिए कम्युनिकेशन में आज प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां एयरटेल, जियो बहुत सारी हैं, मेट्रो परिवहन में भी बहुत सारी जो है कि प्राइवेट कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं, लेकिन परमाणु जो होता है न्यूक्लियर एनर्जी वो हमारी केंद्र सरकार के पास ही रहता है, इसलिए उसको रिजर्व रखा गया था। प्रश्न संख्या हम बात करेंगे 21 की। देखते हैं, पूछा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे डाउट में आ गए होंगे, कुछ आर्टिकल 29 पढ़ के गए, कुछ 30। तो स्पष्ट भाषा में देखिएगा कि जो अल्पसंख्यकों के हितों की बात की जाती है आर्टिकल 30 में होती है, अर्थात 21 का डी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा डीपीएसपी में क्या जोड़ा गया? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जो है कि आर्टिकल 39 में जोड़ा गया था, ये डीपीएसपी के 39 में, तो ये जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है 23, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, क्योंकि ये तीनों ही ऑप्शन सही दिए गए हैं, तो 23 का हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 24, आर्टिकल 245 में क्या कहा गया? तो संसद को जो है कि कानून बनाने का यानी कि लॉ मेकिंग की जो प्रोविज़न है, इसको बी ऑप्शन से हो जाएगा 24 का। क्वेश्चन नंबर 25, सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? 25 का हो जाएगा केंद्र और राज्य संबंध, यानी केंद्र और राज्य के बीच में जो सहयोग बनाने के लिए, जो संघवाद बनाने के लिए जो बात की जाती है, तो सरकारिया आयोग ने रिपोर्ट दी थी। क्वेश्चन नंबर 26, प्रकाश वर्ष किसको मापते हैं? तो प्रकाश की गति को मापते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, या जो है कि 26 का बी हो जाएगा प्रकाश की गति। फिर पूछ रहा है कि सभी अम्लों में एक समान रूप से क्या पाया था? तो हाइड्रोजन, 27 का ए, जितने भी एसिड्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन मिलता ही है। 28 का कह रहा है नॉन स्टिक खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं वो किससे लेपित होते हैं? जो आजकल जो है कि इंडक्शन वाला पैटर्न चल रहा है ना, हर बर्तन के पीछे जो है कि ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, तो वो स्पेशली जो है टेफ्लॉन से की जाती है, अर्थात 28 का ए हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 29 की। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? तो हो जाएगा बी। अगर सबसे बड़ा स्तनधारी पूछता तो व्हेल होता, लेकिन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी पूछा जा रहा है तो डॉल्फिन होता है, जो हमारे गंगा में भी पाई जाती है, गंगेटिक डॉल्फिन जिसे कहते हैं। 29 का बी हो गया। प्रश्न संख्या 30, पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? तो पौधों का विकास प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर तीनों ही चीज़ें प्रॉपर नहीं मिलेंगी तो पौधों का विकास रुक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा जा रहा है मैथ में कि कौन सी संख्या जो है कि भिन्न है। अब इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, लेकिन अभी बस हम डायरेक्ट आंसर बताए थे आपको। 31 का जो है कि 11/13, सी इसका इज राइट आंसर। फिर उसके बाद प्रश्न संख्या हम 32 देखते हैं। तो 32 को भी डायरेक्ट जो है कि हम आंसर बता देते हैं। ये 2.1 का होल क्यूब प्लस 5.8 का होल क्यूब, ये फॉर्मूले के द्वारा जो है कि सॉल्व किया जाएगा। तो 32 का जो है कि डी आंसर इज करेक्ट, 7.9। इसके बाद पूछा जा रहा है 33 में कि एक परीक्षा थी जिसमें 70% लोग फिजिक्स में पास हुए, 80% लोग रीजनिंग में पास हुए और 55% लोग दोनों ही विषय में पास हुए। तो पूछा जा रहा है दोनों विषयों में फेल कितने लोग हो गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33 का ए ऑप्शन, 5% जो है कि कितने, 5%। अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ अगला प्रश्न 34 में औसत पूछ रहा है। तो 5 संख्याएं, इन पांचों संख्याओं को जोड़ोगे और 5 से डिवाइड करोगे तो इसका जो औसत आएगा वो आएगा 140। इस करेक्ट आंसर है। 35 को अभी सॉल्व नहीं किया गया है, आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं 36। हिंदी का प्रश्न है, स्वल्प का संधि विच्छेद, तो सु प्लस अल्प, सी हो जाएगा सही आंसर 36 का। 37 में पूछा जा रहा है इति और इति का सही अर्थ। जो पहला वाला इति है उसका अर्थ होता है समाप्ति, दूसरा वाला इति जो होता है उपद्रव यानी विघ्न डालना। तो 37 का ए आंसर इस करेक्ट होगा। 38, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, ये क्या हो जाएगा इसके लिए, आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो आस्तिक होता है और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है वो नास्तिक। स्थावर का विलोम शब्द जंगम हो जाएगा, 39 का डी। और 40 की बात करें तो एक मुहावरा दिया हुआ है, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, यानी बिल्ली हमेशा नुकसान ही पहुंचाती है, अशुभ भी माना जाता है। बिल्ली रास्ता काट देती है तो लोग जो है कि रुक जाते हैं, तो पहले ही दिन मारना चाहिए, अर्थात भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, यानी कि जो आपको डर लगता है उसको पहले ही दिन समाप्त कर देना चाहिए, आपको डरना मना है एक तरीके से।
अगले प्रश्न पे देखते हैं हम 41। तो देखिए 41 से लेके जो है कि 42 दो क्वेश्चन दिए हुए हैं इंग्लिश के पैराग्राफ पैसेज पे। तो 41 का तो आंसर पहली लाइन में दिया हुआ है कि वैलेंटाइन डे फरवरी 14 को जो मनाया था वो यूनाइटेड स्टेट के द्वारा हॉलीडे स्पेशली जो है कि घोषित किया गया है। तो 41 का जो प्रश्न हो जाएगा, पूछा जा रहा है कि क्या वैलेंटाइन डे ऑफिशियली हॉलीडे मनाया जाता है, तो 41 का यस हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका इसको जो है कि ऑफिशियली सेलिब्रेट करता है। 42 को छोड़ दिया जाए। 43 में देखते हैं हम कि सिनोनिम्स पूछ रहा है, यानी कि समानार्थी टेम। टेम का जो है कि अपो सिनोनिम्स होगा ए वाला ऑप्शन 43 का ए, डोसाइल। और 44 की बात करेंगे तो एंटोनिम्स पूछ रहा है अपोजिट। रैपिड मतलब होता है तेज और टार्डी मतलब होता है मंद, यानी 44 का ए इज करेक्ट आंसर है। 45 का पूछ रहा है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी एक वाक्य देना है। तो इसका 45 का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, स्टोइक। क्या होगा 45 का ए आंसर, स्टोइक। अगले प्रश्न 46 क्वेश्चन में क्या दिया है कि दो स्टेटमेंट दिए हैं, उनको चेक करना है कि लैपटॉप में कीमत की वृद्धि क्यों होती है, सरकार ने शुल्क क्यों लगाया। तो देखिए सरकार जब शुल्क लगाती है यही कारण होता है जिसकी वजह से कंपनियां फिर आगे कस्टमर को महंगा रेट करके बेचती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसको अगर हम देखें तो बी आंसर सही हो जाएगा कि कथन दूसरा जो है कारण है और कथन एक जो है वो प्रभाव है। तो 46 का बी आंसर इज राइट हो जाएगा। फिर हम देखते हैं 47, एक रीजनिंग का प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि ए जो है बी से कहता है अपने दोस्त से कि वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। तो ए का जो संबंध पूछा गया है वो बेटा कहलाएगा। किसका कहलाएगा, बेटा कहलाएगा उस तस्वीर में जो महिला है। तो 47 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 48। आइए 48 को देखते हैं। 48 को अभी रोका जाएगा क्योंकि हम इसे मैथ के सेशन में जो है कि कंप्लीट करेंगे। 49 में पूछा गया ये सेम प्रश्न है जो फर्स्ट शिफ्ट में दिया गया था। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन रहेगा। तो ये सी आंसर हो जाएगा। ये सेम टू सेम फर्स्ट शिफ्ट से उठा लिया गया है। और अगर जो बच्चे कल पेपर देने वाले हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में कई सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न पे पूछे गए हैं, तो आप उस पैटर्न को फॉलो करके 2-4 क्वेश्चन और अपनी बढ़ा सकते हैं। तो 49 का सी हो गया। अगला प्रश्न रीजनिंग में सेम है। एक्टिव को अगर कुछ एक अलग तरीके के कोड में लिखा जाता है तो इफेक्ट को क्या लिखेंगे। तो 50 का हो जाएगा ए, TGGFDE। अगला प्रश्न है करंट अफेयर से। 51 में भारत गौरव पर्यटक ट्रेन जून 2022 में जो रामायण सर्किट के अनुसार के अंतर्गत है उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। भारत और किस देश के बीच में, तो अयोध्या से जो है कि नेपाल के जनकपुरी तक जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 51 का नेपाल। अगला प्रश्न 52 पूछा जा रहा है भारत ने किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें जो है कि उपहार में दी। तो इसका भी आंसर नेपाल हो जाएगा। 52 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है जून 2022 में भारत ने किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमिक प्रोग्राम की घोषणा की है। तो कॉमनवेल्थ वर्ड देखते ही आपको यूके लगा देना चाहिए था, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड। 53 का ए। अगला प्रश्न है IAF के हेलीकॉप्टरों के लिए ADS की आपूर्ति के लिए जो बेलारूसी कंपनी से समझौता किस भारतीय कंपनी द्वारा किया गया है। तो 54 का डी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। 55 की बात करेंगे। पूछा जा रहा है नारी को नमन, ये इस नाम की योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है। तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है कि शुरू की गई है नारी को नमन। हो सकता है आपको थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा होगा ये प्रश्न, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो उससे आप सुन सकते हैं कि नारी को नमन हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई थी ये योजना। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार के द्वारा 5,000 रुपये की काशी यात्रा करने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। तो कर्नाटक सरकार के द्वारा दिया गया है। 56 का ए प्रश्न हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 57 संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी जो संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम है वो बनारस में, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 1800 करोड़ रुपए की कुछ योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। तो 57 का डी इज करेक्ट आंसर। 58 प्रश्न पूछा गया है कि इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी इस शीर्षक से किस संस्था के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। तो 58 का बी, नीति आयोग ने जारी की है। 59 की बात करेंगे कि सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना कौन सी सरकार कर रही है। तो हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया जा रहा है ये प्लानिंग। तो 59 का बी हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ICICI बैंक के द्वारा ये शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 61 है भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 5 राज्य जो है कि बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा, इससे पहले हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा पूछी थी फर्स्ट शिफ्ट में, तो हो सकता है कल वाले पेपर के दोनों ही शिफ्ट में कोई ना कोई मुद्रा पूछ ली जाए। तो पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा 62 का बी हो जाएगा, जलॉटी। इसको जलॉटी कहते हैं, 62 का बी।
अगला प्रश्न है भारत का सबसे छोटा यूटी कौन सा है? तो लक्षद्वीप 63 का सी हो जाएगा, 63 का सी। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं हम। पूछा जा रहा है लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा सेशन, न कि सत्रावसान। लोकसभा सेशन की बात हो रही है तो लोकसभा स्पीकर सामान्यतः जब हुड़दंग काटा जाता है सांसदों के द्वारा तो स्थगित कर देता है, तो लोकसभा स्पीकर के द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा। तो इसका हो जाएगा 64 का सी। 65 अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हमारे बापू जी के जन्मतिथि पे मनाया जाता है 2 अक्टूबर में, तो 65 का सी। और 66 वास्को डिगामा का जो मकबरा था, जो कि पहला पुर्तगाली यात्री था जो व्यापार के लिए भारत आया था, इसका मकबरा 66 का बी कोच्चि केरल में बनाया गया है। 67 उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो 67 का ए कथक, जो कि लखनऊ घराना से संबंधित है, बहुत ही फेमस है कथक जो है कि 67 का ए। अगला प्रश्न देख, पूछा जा रहा है आपसे थॉमस कप। इसी थॉमस कप को ऊबर कप भी कहते हैं, दो नाम है इसके, थॉमस कप या ऊबर कप। तो ये किस खेल से संबंधित है? 68 का ए बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपसे विंग्स ऑफ फायर, बहुत ही मोटिवेटेड व्यक्ति की पुस्तक है ये, एपीजे अब्दुल कलाम जी की ये पुस्तक है। 69 का ए विंग्स ऑफ फायर। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या होगा? भाई समुद्र स्तर में वृद्धि होगी, पानी में वृद्धि होगी, तटीय रेखा में परिवर्तन होगा, फसल पैटर्न में भी परिवर्तन होगा। तो ये सभी के सभी बातें सही हैं। 70 का डी। अब हम देखते हैं कुछ पैराग्राफ्स दिए गए हैं 71 से 75, तो हम डायरेक्ट प्रश्न को पढ़ेंगे। ये आजकल के पढ़े लिखे नवयुवकों और विदेशी संस्कृति वाला पैराग्राफ है जिसपे हम 71 प्रश्न का आंसर सीधे बात करेंगे। पूछा जा रहा है कि आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं और सर्वाधिक सबल तर्क क्या लगता है इसके लिए? तो 71 का हो जाएगा ए ऑप्शन, माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए, सुख चैन की जिंदगी बसर करने के लिए और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए लोग विदेश जाते हैं। आपके आसपास कोई अगर व्यक्ति हो और उससे आप पूछे कहाँ से पढ़ के आए, बताता भाई विदेश से पढ़ के आए हैं, चाहे वो भले कहीं से पढ़ के आया, तो आपको एक अलग ही रुतबा जमाता है वो, यानी अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाता है समाज में। तो 71 का ए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, विदेशों में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी अधूरे संस्कार, जो ना माँ बाप की गलती होती है ना बच्चों की गलती होती है, लेकिन जो संस्कार होते हैं वो जब अधूरे होते हैं तो जो है कि इसकी ये प्रॉब्लम्स आती है। 73 है, विदेशों में जा बसे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्ट और दुश्चिंताओं की चर्चा क्यों नहीं करते? क्योंकि वो जग हंसाई से डरते हैं, क्योंकि पड़ोसी क्या कहेगा, भाई और भेजो विदेश, विदेश भेजोगे विदेशी मैडम से शादी करेगा, तुम्हें कोई ख्याल नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। तो 73 का ए, इसलिए वो जग हंसाई से बचने के लिए ऐसा करते हैं। 74 क्या है, बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते हैं, अपनी पुराने ज़माने की चीज़ों को हमारे यहाँ थोपते हैं। इसके लिए कौन सही रूप में दोषी है? तो 74 का हो जाएगा बी, क्योंकि पुराने जीवन मूल्यों और परंपराओं के साथ विदेश में बच्चों के साथ बसने के इच्छुक माँ बाप जो होते हैं, क्योंकि विदेश का कल्चर और यहाँ का कल्चर में बड़ा अंतर हो जाता है, तो ये हो जाएगा। 75 प्रश्न होगा, इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत किया जा रहा है जो उनकी संतान उनके साथ नहीं रख पाती इसलिए? तो 75 का सी हो जाएगा, क्योंकि बच्चों के परिवार के सदस्य जो पत्नी और उनके बच्चे होते हैं, इनके रहन सहन, खान पान, पहनावे और बाल चलन पर ऐतराज़ करते हैं और कटाक्ष करते हैं हमारे बुजुर्ग माता पिता, इसलिए जो है कि बच्चे ऐसा कहते हैं कि हमारे साथ नहीं रह पाएंगे क्योंकि एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो था 75 तक, और अगला पैराग्राफ है 76 से 80 तक, और हम इसको भी देखते हैं। पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे, आज परिवारों का विघटन होता जा रहा है, परिवार सीमित और छोटे होते जा रहे हैं, तो इस पैराग्राफ से संबंधित हम प्रश्न को जो है कि सॉल्व करते हैं। आइए अगले प्रश्न पे देखते हैं। आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोचित मांग है जिससे वे अपनी चैन से बुढ़ापा काट सकें? तो 76 में सी वाला सही रहेगा, बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर ना बोझ बने ना अपनी राय थोपें। क्योंकि पैराग्राफ में ये चीज़ दिखाई जा रही है कि जिन बुजुर्गों के पास कुछ भी नहीं रहता है और वो अपनी राय थोपते, तो अक्सर ऐसे बुजुर्गों से जो है कि परिवार या समाज जो है कि परेशान हो जाता है। तो अपनी सेफ्टी के लिए खुद अपना फ्यूचर सिक्योर करिए, कुछ पैसे रखिए। 77 में कहा गया कि कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन होकर बच्चों के मुंह ताकते हैं? 77 का सी, जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहू बेटियों के साथ उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं, वो अपने बच्चों का मुंह नहीं ताकते हैं, क्योंकि उनके साथ उनके बच्चे, उनके परिवार के बहू बेटियाँ कोऑपरेट करते हैं कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत हम चेंज हो रहे हैं तो थोड़ा बहुत हमारे माता पिता भी हमारे लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन ला रहे हैं, तो ऐसे वो परिवार खुश रहता है। 78 की बात करेंगे तो देखा जाए 78 में क्या कह रहा है कि माता पिता द्वारा प्यार और दुलार एवं समस्त संसाधनों दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से आत्मीयता गायब हो गई, पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी जो पहले। इसके सबसे उचित कारण क्या हो सकते हैं? तो 78 का डी पैराग्राफ में साफ साफ लिखा है कि जो आज की पीढ़ी है वो अदूरदर्शी है और असहनशील है, मतलब सहनशीलता एकदम खत्म हो गई है और किसी भी प्रकार की ग्रहणशीलता नहीं है। तो 78 का क्या हो जाएगा? डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 79 को देखते हैं हम।
पूछा जा रहा है कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेजने की बात करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी होते हैं, जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते हैं, ऐसे बच्चे जो है कि कहते हैं अपने बुजुर्ग माता पिता को वृद्धाश्रम भेजने की बात। प्रश्न संख्या 80 की बात करते हैं। संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप अकेले रहने का कारण क्या हो सकता है? कई माँ बाप अकेले रहते हैं। तो 80 का ए ऑप्शन इस करेक्ट होगा, क्योंकि माँ बाप का संतान और उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, वाणी का असंयम और बहु बेटियों की ज़िंदगी में ज़्यादा दखलंदाजी करने लगते हैं, इस वजह से वो अकेले पड़ जाते हैं। तो ये तो थे दोस्तों आपके जीएस और हिंदी के पूरे प्रश्न उत्तर, और हम जल्द ही दूसरी वीडियो में जो है कि लेके आते हैं पार्ट 2 में मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके। तब तक वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, और पहली वीडियो जिसने नहीं देखी है वो जाके देख सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।